हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी भी देश की जो समृद्धि है वो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। तो कोई भी देश जितना समृद्ध होता है उसकी शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी होती है, यानी कि जितनी अच्छी जिस देश की शिक्षा व्यवस्था होगी उतना अच्छा वो देश प्रगति करेगा। तो उसी तरीके से भारत ने भी क्या करा है, समय समय पर अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए समय समय पर क्या करा है, परिवर्तन किया है। उसी से संबंधित 29/7/2020 को भारत में क्या किया गया है, नई शिक्षा व्यवस्था की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, हम आज भारत में जो नई शिक्षा व्यवस्था की घोषणा सरकार द्वारा की गई है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए भारत की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्राचीन काल में क्या होता था, भारत में शिक्षा जो है वो गुरुकुलों में दी जाती थी और मठों में दी जाती थी। लेकिन मध्यकाल में जब मुगलों ने या मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ तो वो जो शिक्षा की जो पद्धति है वो गुरुकुलों से बदलकर मदरसों में आ गई। उसके पश्चात आधुनिक भारत में जो हम वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति देख रहे हैं वो अंग्रेजों के आने के पश्चात शुरू होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो 1813 का जो चार्टर है उसमें सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इस जो 1 लाख रुपए का जो प्रावधान किया था, इसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार करना। ठीक है, उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है 1854। लेकिन 1854 से पहले एक विवाद होता है, प्राच्य और पाश्चात्य जो शिक्षा पद्धति है उस पर एक विवाद होता है। यानी कि उस समय के जो विद्वान थे, शिक्षाविद थे, उनके बीच में मतभेद था कि शिक्षा का जो माध्यम है वो कौन सी भाषा में होना चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी। तो इसमें क्या होते हैं, जो विद्वान है वो 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। एक गुट का जो नेतृत्व है वो प्रिंसेप करते हैं, जबकि एक गुट का नेतृत्व कौन करते हैं, मैकाले करते हैं। जो प्रिंसेप थे वो क्या थे, प्राच्य जो शिक्षा पद्धति है उसके समर्थक थे। उनका कहना था कि जो शिक्षा पद्धति, जो हमारी शिक्षा नीति बन रही है वो भारतीयों के लिए बन रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, भारतीयों की जो भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखकर अपनी शिक्षा पद्धति को बनाना पड़ेगा। लेकिन जो मैकाले थे उनका मानना था कि जो शिक्षा का जो स्वरूप है, यानी कि शिक्षा की जो भाषा है वो किस में होनी चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि पाश्चात्य लैंग्वेज को हमें शामिल करना पड़ेगा, अंग्रेजी माध्यम में हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि वो मानते थे कि जो भारत का जो साहित्य है वो बहुत बेकार है और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अंधविश्वासों पे विश्वास करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा भी था कि जो भारत और अरब का जो साहित्य है, संपूर्ण जो साहित्य है वो यूरोप की एक जो पुस्तकालय होती है उसके एक अलमारी के बराबर भी वो पूरा साहित्य नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर 1835 में वेटिंग क्या कर देते हैं, एक शिक्षा के लिए एक नई नीति बना देते हैं जिसमें कि उस शिक्षा का जो माध्यम है वो कौन सा रखा गया, अंग्रेजी रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, 1854 में एक एक्ट बनता है, चार्ल्स वुड, एक घोषणा पत्र रिलीज होता है जिसको क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या कहा गया, विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उससे यह संबंधित था। इसमें विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसमें क्या भाषा का जो प्रावधान है वो अंग्रेजी भाषा को माध्यम रखा गया। ठीक है, इस समय एक जो सिद्धांत दिया था मैकाले ने
जिसे निस्पंदन का सिद्धांत भी कहा जाता था, उनका मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, रंग रूप में तो वो क्या होंगे, भारतीय होंगे, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो कैसी हो जाएगी, यूरोपियन हो जाएगी। और हमें शिक्षा क्या करना पड़ेगा, उच्च वर्ग को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो छनकर क्या होगी, निम्न वर्ग तक आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, 1854 में एक घोषणा होती है, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र रिलीज होता है, जिसमें जिसको क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से किसमें था, विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उससे संबंधित था। दूसरा, उसके पश्चात आता है हंटर आयोग, जो 1882 में आता है। ठीक है, यह प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो तथ्य थे वो रखे गए थे। ठीक है, उसके पश्चात आता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। ठीक है, 1982 के पश्चात 20 वर्ष बाद यह आयोग लाया जाता है, जिसे कि 1904 में पारित कर दिया जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर टॉमस रेले थे। यह विश्वविद्यालय जो आयोग, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि यह जो आयोग है यह भी उच्च शिक्षा से संबंधित था। उसके पश्चात आता है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 और 19 के बीच में। ठीक है, यह भी उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इन्होंने कहा था कि यदि हमें उच्च शिक्षा में सुधार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। इन्होंने क्या करा था, जो 1904 में जो विश्वविद्यालय आयोग आया था उसकी आलोचना की थी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, जो स्कूली शिक्षा है उसको 12 वर्ष का कर देना चाहिए, यानी 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा था, इनकी जो सिफारिश थी वो यह थी कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश जो है वो इंटरमीडिएट के पश्चात होना चाहिए, ना कि हाई स्कूल के पश्चात। तीसरा, इन्होंने कहा कि स्नातक स्तर की जो शिक्षा है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, चौथा, इन्होंने कहा कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी ट्रेनिंग भी समय समय पर होनी चाहिए, यानी कि प्रशिक्षण का जो स्तर है वो सुधारना पड़ेगा और हमें बार बार अध्यापकों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा ताकि वो लगातार नवाचार से जुड़ते रहे। तो इन्होंने क्या करा था, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया था। ठीक है, इसके पश्चात हार्टोग समिति बनती है 1921 में। इसमें क्या कहा गया, इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। उसके पश्चात आता है राधा कृष्णन आयोग, जो 1948 में आता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसमें भी 12 वर्षीय जो स्कूली शिक्षा है उसकी व्यवस्था की गई। ठीक है, उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इनके अनुसार उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य होने चाहिए वो 3 स्तर के होने चाहिए। एक तो सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, दूसरा संस्कारी शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि हम जो पीढ़ी तैयार कर रहे हैं उनके अंदर संस्कार होने चाहिए। तीसरा, जो इन्होंने कहा वो ये कहा कि जो शिक्षा है उसको व्यावसायिक भी बनाना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, आगे के लिए पीढ़ी को तैयार कर सके, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट उनकी हो सके। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए। तीसरा, शिक्षा को इन्होंने क्या करा, समवर्ती सूची में शामिल करने की भी मांग करी। इसके पश्चात आता है कोठारी शिक्षा आयोग, जो 1964 से 1966 के बीच में पारित होता है। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने पर जोर दिया। दूसरा, राष्ट्रीय आय का, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसका 6% शिक्षा पर खर्च करने पर जोर दिया। ठीक है, तीसरा, इन्होंने क्या कहा कि जो कृषि है उसमें अनुसंधान करना बहुत जरूरी है, यानी कि कृषि में जब हम अनुसंधान करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नए नए बीजों के माध्यम से कृषि में क्रांति ला सकते हैं, तो उस पर भी इन्होंने बल दिया। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, यानी कि कोठारी जो आयोग आया था उसके पश्चात ही यह शिक्षा नीति बनाई गई। इसमें क्या किया गया,
14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। और इन्होंने भी क्या कहा कि राष्ट्रीय आय का हमें कम से कम 6% शिक्षा पर व्यय करना पड़ेगा, तभी हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। ठीक है। और आगे इन्होंने कहा कि जो राज्यों में वो त्रिभाषाई शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब अगली जो शिक्षा नीति है, जो मतलब 2020 में जो हमने शिक्षा नीति बनाई, उससे 34 साल पहले जो एकमात्र शिक्षा नीति बनी थी वो है 1986 की नवीन शिक्षा नीति। ठीक है। उसके पश्चात कोई शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उसके पश्चात अभी जो शिक्षा नीति बनाई गई है वही सिर्फ परिवर्तन है। ठीक है। इसमें क्या लक्ष्य रखे गए, इसमें राष्ट्रीय साक्षरता दर का विकास करना और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना तथा माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करना और शिक्षा का सामाजिकरण करना। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, यह शिक्षा का बैकग्राउंड जाना कि किस तरीके से हमारी शिक्षा का समय समय पर विकास हुआ है और क्या जरूरत पड़ी कि हमें 2020 में भी शिक्षा नीति लानी पड़ी। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, शिक्षा के विकास के बारे में जाना। अब हम तो बैकग्राउंड के बाद अब हम नई शिक्षा नीति पे जो 29 जुलाई 2020 को जो सरकार द्वारा जारी की गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जब 2014 में सरकार बनती है तो उनके मैनिफेस्टो में ये नीति का जिक्र था कि हम जब भी आएंगे तो एक नई शिक्षा नीति लाएंगे। ठीक है। तो उसी के मद्देनजर 2016 को के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई जिसने कि मई 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उसी के तहत 29 जुलाई 2020 को इसको रिलीज किया गया। मतलब जो ये शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया गया था उसको सरकार द्वारा जारी किया गया। इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह अब क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया। दूसरा, स्कूली शिक्षा जो आज तक जो फॉर्मेट था वो हमारा क्या था, 10+2 का फॉर्मेट था, लेकिन अब इसको बदलकर 5+3+3+4 का फॉर्मेट रखा गया। यानी 5+3+3+4 का यह रखा गया। 5+3 का कैसे, इसमें एक तो प्री प्राइमरी +1 और 2। ठीक है। 3 साल प्री प्राइमरी के और 1 और 2 को जोड़कर ये 5 साल का जो वो रखा गया उसको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। ठीक है। यानी कि किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसकी फाउंडेशन रखना बहुत जरूरी है, यानी कि नींव रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चे की जब शुरुआत होती है तो उसकी नींव अगर पक्की होगी तो आगे चलकर वो काफी अच्छा कर सकता है। तो इसी तरह से क्या करा है सरकार ने, ये जो 5 साल का जो वो रखा गया है उसमें उसका नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। यानी कि प्री प्राइमरी के 3 साल +1 और 2। उसके बाद 3 साल अगला जो है वो है 3, 4 और 5, फिर 6 से 8 तक, फिर उसके बाद 4 साल का 9 से 12 तक। उसके पश्चात है छठी जो कक्षा है, उससे जो एजुकेशन है, पहले क्या होता था, हम क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए पढ़ते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, छठी कक्षा से ही बच्चे को तैयार किया जाएगा, उसका जो स्किल है वो डेवलप किया जाएगा। यानी कि उसको इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि आगे चलकर वो बेरोजगारी ना बढ़ाए बल्कि वो रोजगार प्रदान करे। मतलब अपने आप को इतना काबिल बनाए कि आगे चलकर वो आसानी से कुछ भी कर सके। तो जो रोजगार परक शिक्षा है वो छठी क्लास से शुरू की जाएगी और उसको बच्चे को स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है।
5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। मतलब जो 5वीं कक्षा तक है वो मातृभाषा में पढ़ाई होगी। इसके पश्चात बच्चों का जो आकलन है वो 3 स्तरों पर होगा। एक तो छात्र स्वयं के द्वारा अपना आकलन करेगा, उसके पश्चात उसके जो सहपाठी है उसके माध्यम से भी बच्चे का आकलन किया जाएगा। तीसरा जो स्थान है वो टीचर जो उसका अध्यापक होगा वो बच्चे का आकलन करेगा। ठीक है, तो बच्चों का जो आकलन है वो छात्र स्वयं के द्वारा और दूसरा उसका जो सहपाठी है उसके माध्यम से और उसका शिक्षक। अगला है ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री होगी और मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम को उसमें लागू किया गया। अब ये मल्टी एंट्री और जो एग्जिट सिस्टम है ये बहुत अच्छी जो शुरुआत है वो की गई, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चा जब ग्रेजुएशन करता था तो क्या करना पड़ता था, उसे 3 या 4 साल पूरा पढ़ना पड़ता था। यानी कि अगर वो बीच में छोड़कर चला जाता था तो उसे डिग्री नहीं दी जाती थी। जबकि अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और उसको बीच में 1 साल करके वो किसी अन्य कोर्स पर जाने की सोच रहा हो तो वो क्या कर सकता है, उस कोर्स को छोड़कर अन्य कोर्स पर जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई बीए कर रहा है और उसका मन नहीं लगता कि मैं बीए नहीं करूंगा, मैं पॉलिटेक्निक करूंगा, तो वो 1 साल के बाद बीए को छोड़ के पॉलिटेक्निक कर सकता है। उसमें क्या होगा कि उसकी जो 1 साल जो उसने बीए करने में लगा दी थी, जो 1 साल उसने जो बीए किया था उसमें क्या होगा, उसको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। मतलब यदि वो 1 साल बीए करता है तो उसे क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके पश्चात यदि वो 2 साल करता है तो 2 साल के लिए डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 या 4 साल के लिए फिर डिग्री दी जाएगी। ठीक है, यानी कि अब ऐसे नहीं है कि यदि हम बीच में ड्रॉप आउट होते हैं तो उसकी डिग्री व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। और अपनी मर्जी से यदि वो दूसरा करता है, 1 साल और करता है, पॉलिटेक्निक आदि जो भी बच्चा करना चाहे तो उसको भी वो कर सकता है। तो इस तरीके से इसमें क्या रखा गया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को लागू किया गया, जिससे कि बच्चे के ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। इसके पश्चात उसमें एक और चीज और कर दिया है कि एमए के बाद वो क्या कर सकता है, सीधा पीएचडी कर सकता है। एमफिल की जो व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अगला है यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई को अब खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि इनके स्थान पर एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। यानी कि इन सब जो संस्थान है इनको खत्म करके एक ही नियामक जो बोर्ड है वो बनेगा। अगला है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। यानी कि नेशनल स्तर पर जो रिसर्च वगैरह है उसको करने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार होता रहे। यानी कि हर क्षेत्र में कुछ नया शोध हो सके, जिसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी की गई है। और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। इस नीति में एक जो आजकल की जो परिस्थितियां उसको देखते हुए एक ऑनलाइन सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग करने की व्यवस्था की गई है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको पहुंचाने का तैयारी की गई है। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन पर इसमें जोर दिया गया। तो इस प्रकार से ये हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसका एक मसौदा है जो कि आगे चलकर कानून बनेगा, यानी कि हमारे बीच में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।